Hello everyone. Now this is the second lecture of paper number 2, legal aptitude, which is part 1 of paper 2. And in last lecture we started with the introduction of constitution. And in that lecture I have told you that starting point of constitution is preamble. Just same like our school books, पहला पेज क्या होता है? प्रीएम्बल. सो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सबसे पहले क्या है? प्रीएम्बल. सो आज जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ सिर्फ किससे रिलेटेड है? ओनली एंड ओनली प्रीएम्बल. ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत करना कॉन्स्टिट्यूशन से. मतलब आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो किससे रिलेटेड है? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीएम्बल किसने लिखा, प्रीएम्बल किसने प्रेजेंट किया असेंबली में. ठीक, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा या कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रेजेंट किया. ठीक, तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? प्रीएम्बल पेज के बारे में बता रहा हूँ. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? मैंने आपको बोला था प्रीएम्बल है, उसके बाद उसमें पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं. तो वन बाय वन हमको उसको डिटेल में डिस्कस करना है. तो पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल अपने बुक्स में भी होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. तो प्रीएम्बल क्या बताएगा? प्रीएम्बल नॉर्मली हमको बताता है एक आप बोल सकते हो समरी या हाइलाइट्स ऑफ द एंटायर कंटेंट. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है. तो ऑब्वियसली एक हमको क्या बताएगा? ये हमको बताएगा समरी या हाइलाइट्स किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं आगे. तो प्रीएम्बल हमको ये बताएगा, एक इंट्रोडक्शन देगा छोटा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या आप पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो आज जो भी कुछ है ये प्रीएम्बल के बारे में. प्रीएम्बल पेज, प्रीएम्बल में क्या लिखा है, प्रीएम्बल किसने बनाया, किसने लिखा, कैसे बना, ये सब कुछ. ठीक है, सो प्रीएम्बल में मैंने आपको पहले बता दिया व्हाट इज प्रीएम्बल. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. सो ये एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कौन देता है? प्रीएम्बल पेज. और उसमें क्या लिखा है? इट हाईलाइट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो अभी इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? एक तो ये डेट पे आ सकता है कि प्रीएम्बल कौन से डेट पे अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949. तो ये डेट याद रखना. दूसरा, प्रीएम्बल आपको क्या बताता है? हाइलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है. फिर इफेक्ट में कब आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, बट वो इफेक्ट में कब आया? 26 जैन 1950 को. 26 जनवरी, 26 जनवरी तो पता है आपको, हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ये दिन. करेक्ट. तो 26 जनवरी 1950 इज़ रिपब्लिक डे. तो उसी दिन हमने इसको इफेक्ट में, मतलब इसको अप्लाई किया कॉन्स्टिट्यूशन को. सो प्रीएम्बल भी उसी दिन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950. और 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे है जिस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया. सो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, उसके साथ प्रीएम्बल भी आया, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ठीक है, तो ये प्रीएम्बल के बारे में था. तो प्रीएम्बल से रिलेटेड व्हाट इज़ प्रीएम्बल, तो उसमें रिलेटेड आप 3 पॉइंट याद रख सकते हैं. पहला तो प्रीएम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन है, समरी है, हाइलाइट्स है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक, देन व्हेन प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, जो असेंबली फॉर्म हुई थी उसने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को. और बाद में इंडिया में कब से उसको इफेक्टिव किया या बोल सकते हो अप्लाई किया? 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना. एक तो 2 डेट याद रखना है और दूसरा व्हाट इज़ प्रीएम्बल. अब मैं आपको थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ. सो बैकग्राउंड में, हिस्टोरिक बैकग्राउंड में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. सबसे पहले तो ये किसने डिज़ाइन किया प्रीएम्बल पेज को? ठीक है, तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड याद रखना. दिस इज़ द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ प्रीएम्बल पेज. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रीएम्बल पेज की बता रहा हूँ. ठीक, सो इट इज़ डिजाइन्ड एंड डेकोरेटेड बाय रिनोन्ड पेंटर बिहार राम मनोहर सिन्हा जी. तो पहला तो ये पॉइंट याद रखना है.
कि किसने डिज़ाइन किया प्रियम्बल पेज को? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी। देन कैलीग्राफी किसने की? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। कैलीग्राफी मतलब राइटिंग, किसने लिखा इसको प्रियम्बल को, दैट इज कैलीग्राफी। सो कैलीग्राफी वॉज डन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो दूसरा ये याद रखना। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, मूव किया फॉर एडॉप्शन? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन से डेट पे? 13 दिसंबर 1946। तो आप डेट्स को अगर रिलेट करो तो सबसे पहले ये पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को इसको इंट्रोड्यूस किया विथ सम ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स पहले एक्चुअली अडॉप्ट हुए। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये एक्चुअली प्रियम्बल का पेज नहीं था, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमको इंडिया को फॉलो करने चाहिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स पहले एक्सेप्ट हुए और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को प्रियम्बल ने हाईलाइट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया। तो पहले ऑब्जेक्टिव और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अप्रूव होने के बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हुए। तो पहले ये सारे ऑब्जेक्टिव्स 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है, असेंबली है, उसने इंट्रोड्यूस किया और बाद में उन्होंने डिस्कस करके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट किया और उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रियम्बल में लिखा और बाद में फाइनली प्रियम्बल अपना अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और ये इफेक्ट में आया इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 3 डेट, पहले 13 दिसंबर 1946, बाद में 26 नवंबर 1949 और बाद में फाइनल डेट है 26 जैन 1950। तो ये 3 डेट है जो प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो ये पहले ऑब्जेक्टिव्स हमने असेंबली में अडॉप्ट किए, एक्सेप्ट किए और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमने प्रियम्बल बनाया। ठीक है, और प्रियम्बल को अडॉप्ट किया ये डेट पे और प्रियम्बल को अप्लाई किया इंडिया में या इफेक्टिव बनाया इंडिया में ये डेट पे। तो इतने सारे पॉइंट आपको ये 2 डायग्राम से मिल जाएंगे। तो ये 2 डायग्राम आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। नोट्स तो मैंने आपको प्रिंटेड पूरा दे दिया है, उसमें A to Z सबको डिटेल में दिया है जो भी मैं बता रहा हूँ। तो खाली समरी एग्जाम डे के दिन कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले बोला था 10 पेजेस का मैंने नोट्स दिया है तो उसको आपको 2 पेज में कन्वर्ट करना है। ठीक, या मैक्सिमम 1 पेज में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिनिमम 1 पेज मैक्सिमम 2 पेज, सो दैट एग्जाम डे के दिन आपके ऊपर टेंशन या प्रेशर नहीं आए कि मुझे अब मैं कैसे पढूं, इतना सब कुछ है, एग्ज़ाम तो एक साथ होने वाली है मोस्टली, अभी वो पैटर्न तो आया नहीं, देखते हैं अभी। सो पढ़ने का तरीका हमेशा ये रखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एग्जीक्यूटिव में भी प्रोफेशनल में भी सब कुछ डिटेल में स्टार्टिंग में पढ़ना है और जैसे ही आपने डिटेल में पढ़ा उसका समरी बनाना स्टार्ट कर दो कि एग्ज़ाम डे के दिन ये समरी मुझे देखनी है। और जब तक आप 10 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम डे के दिन उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई तो सब कर लेते हैं बट वो एग्ज़ाम डे का एक दिन वही मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, कि वो एक दिन कौन संभाल लेता है विदाउट मच स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस तो सभी को होता है, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं हुए, स्ट्रेस आपके ऊपर हैवी नहीं हुए, इसीलिए आपको समरी बनाना चाहिए। हर सब्जेक्ट की आपने एक बार समरी बना दी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ख़त्म। आगे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें फेल नहीं हो सकते। तो ये अगर पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो ये प्रियम्बल था और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब मेन बात पे आते हैं कि प्रियम्बल में एक्चुअली लिखा क्या है। तो प्रियम्बल में लिखा क्या है वो तो मैंने आपको नोट्स में दिया है, वो मैं वापस से एक बार रीड कर देता हूँ। प्रियम्बल कैसे स्टार्ट, क्या लिखा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact
एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका प्रियम्बल, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट 2 लाइन पे 4 वर्ड आपको दिखेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 वर्ड हो गए। तो इसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये जो 2 वर्ड्स हैं ये बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किए हैं। प्रियम्बल यही है, ये प्रियम्बल जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से यही है। इसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तब आप बोल सकते हो प्रियम्बल में पहला अमेंडमेंट और आखिरी अमेंडमेंट। प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है, कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ऑन विच डेट 18 दिसंबर 1976। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रियम्बल की। प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट अभी तक हुआ है, प्रियम्बल पेज में अभी तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, ओनली वन। कौन सी डेट पे? 18 दिसंबर 1976। और वो एक अमेंडमेंट कब हुआ? जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो उसी दिन पे प्रियम्बल पेज में भी पहला अमेंडमेंट हुआ, और अभी तक उसमें और कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं प्रियम्बल पेज में, ठीक है। तो अमेंडमेंट करके ये 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड ऐड हुए। पहले अपना प्रियम्बल में सिर्फ यही था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में ये 2 वर्ड्स ऐड किए गए ये अमेंडमेंट के साथ, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। और उसके बाद में इसी अमेंडमेंट में फ्रेटर्निटी, देखो अब लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। लास्ट का सेंटेंस जरा पढ़ना, एंड के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो पहले ये ऐसा था, यूनिटी ऑफ द नेशन खाली लिखा था, इंटीग्रिटी नहीं लिखा था। तो ये इंटीग्रिटी वर्ड भी इसी अमेंडमेंट में ऐड हुआ। तो 3 वर्ड्स जो है प्रियम्बल पेज में इस अमेंडमेंट के साथ ऐड किए गए। 3 वर्ड्स कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, और फ्रेटर्निटी वाले पॉइंट में इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ, ठीक है। तो ये प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट अभी तक हुआ है, अभी से जब से बना है कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आज के डेट तक प्रियम्बल पेज में एक ही अमेंडमेंट हुआ है। और वो अमेंडमेंट कब हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ 18 दिसंबर 1976 को। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे सर आपने तो लिखा है 42nd अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, बट प्रियम्बल पेज में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक। तो हम लोग जो बात कर रहे हो प्रियम्बल पेज की बात कर रहे हैं। और क्या अमेंडमेंट हुआ? 3 वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और फ्रेटर्निटी वाले पॉइंट में इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ, ठीक है। तभी जो मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ के बताया वो प्रियम्बल का मैं आपको शॉर्टकट करके बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। तो शॉर्टकट में याद रखना, प्रियम्बल में 2 पार्ट में है कि कंट्री कैसी होनी चाहिए, अपना नेशन इंडिया कैसा होना चाहिए, और इंडिया के सिटीजन्स के लिए क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ आपको मेंशन की है, ठीक है। तो कंट्री के लिए है 3 शॉर्टकट लेटर याद रखना, SDR, और सिटीजन्स के लिए है JLEF। तो SDR में S3 है, S1 है सोवरेन, S2 है सोशलिस्ट, S3 है सेक्युलर, D है डेमोक्रेटिक, R है रिपब्लिक। देन JLEF में J है जस्टिस, L है लिबर्टी, E है इक्वालिटी और F है फ्रेटर्निटी। तो कंट्री ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए अपनी इंडिया कंट्री? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और इंडिया के सिटीजन्स को क्या क्या मिलना चाहिए? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सिटीजन्स के लिए पॉइंट है और ये अपने कंट्री के लिए। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है वो एकदम शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो, SDR JLEF। SDR मेरे साथ रिपीट करो, 10 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा अपने आप। SDR
JLEF। तो EF तो याद रखना इजी है ना, EF ए के बाद F आता है। HDR को आप रिलेट कर सकते हो HDR से, HDR मूवीज़, HDR कैमरा, HDR फोटो, पता है ना आपको, तो उसकी जगह पे याद रख सकते हो SDR। तो SDR JLEF। तो SDR जो है वो कंट्री के लिए और JLEF किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। अब मैं एक एक करके ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा है सोवरेन। तो सोवरेन मीन्स याद रखना इंडिपेंडेंट, या आप बोल सकते हो गुलामी से आज़ादी, उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, तो सोवरेनिटी मीन्स कि अभी हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं चलेगा। हम अपने कंट्री के लिए जैसा चाहिए वैसा लॉ बना सकते हैं। किसी और कंट्री का या किसी और पावर का आउटसाइड इंडिया की पावर का इंडिया के अंदर कोई कंट्रोल अब नहीं रहेगा। वी आर फ्री, उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। तो इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं वही है सोवरेनिटी। तो मैं आपको फुल रीड भी कर देता हूँ। सोवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। It means that it has the power to legislate on any subject and that it is not subject to the control of any other state or external power। ठीक है, तो ये हो गया सोवरेनिटी, मतलब हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वी आर इंडिपेंडेंट, हमको जैसा चाहिए हम वैसा लॉ बना सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट मतलब क्या है कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो सोसाइटी में के पास सभी लोगों के पास इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में लिखा है इट मीन्स दैट वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, and that the government should regulate the ownership of land and industry to reduce the socio-economic inequalities। तो सोशलिस्ट में याद रखना, सोशलिस्ट पॉइंट जो है वो किसके लिए है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो वेल्थ या इनकम है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि ये पॉइंट क्यों बनाया है, क्योंकि जब इंडिया फ्री नहीं हुआ था पहले ब्रिटिश राज में, तो ब्रिटिश राज में भी आपको मालूम है बहुत सारे बोलते हैं ना राजा महाराजा, इन लोगों का पावर था, कंट्रोल था। इंडिया जो है बहुत सारे जो इन सारे चीज़ों में डिवाइडेड था कि यहाँ पे उनकी रियासत है, ये स्टेट में उनकी रियासत है, ऐसा। तो सब राजा महाराजा लोग, यही सब लोग कंट्रोल करते थे पूरे इंडिया को। तो इसलिए उनके पास ही सारे लैंड थे, ज़मींदार आपने सुना होगा। तो वही लोग के पास लैंड थे, तो बाकी लोग जो गरीब लोग हैं वो क्या करें। तो इसलिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, और सारे जो लैंड्स हैं वो गवर्नमेंट के पास आ गए। और बाद में गवर्नमेंट ने ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बिना कोई भेदभाव के जो लोग आप बोल सकते हो एलिजिबल हैं उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनीज़ को, सो दैट वो लोग इंडिया में जॉब क्रिएशन कर सके और वेल्थ क्रिएशन कर सकें। ठीक है, तो सोशलिस्ट मतलब क्या है कि जो भी वेल्थ है इंडिया के पास, जो भी वेल्थ है इंडियन गवर्नमेंट के पास, उसका गवर्नमेंट एकदम प्रॉपर यूज़ करे और जो लोग एलिजिबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से लीगली डिस्ट्रीब्यूट करे, सो दैट ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को हमेशा ट्राई करना है। सभी के पास कुछ ना कुछ वेल्थ, कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है सोशलिस्ट वर्ड से ये पॉइंट का मीनिंग आता है। देन सोशलिस्ट के बाद उन्होंने लिखा है सेक्युलर। सो मैंने आपको बोला ये वर्ड जो है अमेंडमेंट के बाद में ऐड हुआ, सेक्युलर। तो सेक्युलर मतलब क्या, ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा बहुत बार। सेक्युलर मीन्स इंडिया में सभी रिलीजन एक जैसे हैं। ठीक है, तो रिलीजन के बेसिस पे हम लोग में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
everyone is at same level as far as religion is concerned. तो religion, casteism, ये सब के बेसिस पे कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो इंडिया में, इसलिए ये सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ, ठीक है। तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट कुछ बोले या कुछ करे तो वो भी अभी लीगली जो है वो पनिशेबल है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, हमारे जो यूनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, और आपस में रिलीजन के बीच में झगड़ा नहीं हुए, दंगे फसाद नहीं हुए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्युलर वर्ड ऐड किया प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो सेक्युलरिटी मीन्स सभी रिलीजन एक जैसे हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलर। So there is no difference of religion, that is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam are equally respected, and moreover there is no state religion. तो किसी भी स्टेट का, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं हो सकता। कोई स्टेट नहीं बोलेगा कि मेरा रिलीजन ये है, या कोई दूसरा स्टेट, मतलब हर एक स्टेट अपना अलग अलग रिलीजन बना नहीं सकते हैं। सभी स्टेट्स के लिए बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वो है ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेट जो है अपना अलग अलग रिलीजन नहीं बना सकते, सबको ह्यूमैनिटी को फॉलो करना चाहिए। तो ये सेक्युलर वर्ड का मीनिंग है। आगे क्या लिखा है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट। प्रोफेस मतलब अडॉप्ट करना, प्रैक्टिस मतलब आपको पता है उसको प्रैक्टिस करना रिलीजन को, प्रोपागेट करना मतलब उसको आप बोल सकते हो एडवर्टाइज करना एक तरीके से। तो कोई भी रिलीजन, कोई भी सिटीज़न, या मैं बोलूँ कोई भी सिटीज़न कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको एडवर्टाइज कर सकता है।